एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने नदीदा मखलूक से शादी कर ली। जिंदगी में ना जाने कितने ही अनोखे अजीबो गरीब और पुरअसरार वाक़यात रूनुमा होते रहते हैं, जिन पर सोचो तो अक्ल हैरान और वजूद बेयकीन सा रहता है। सब कुछ एक ख्वाब तमाशा सा लगता है। अब मैं आपको जो सच्ची कहानी सुनाऊंगी वो मेरी आंखों देखी है। ये अरसा 15 साल पहले का वाक़या है। हम 8 बहनें थी, जिनमें से एक का इंतकाल हो गया और अब हम 7 बहनें और 2 भाई हैं। मतलब ये कि इतनी ज़्यादा जिसकी बहनें हों तो उसे कोई सहेली बनाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मेरी एक सहेली थी जिसका बचपन हमारे साथ खेलते कूदते गुजरा। आप इसे मेरी सबसे अच्छी दोस्त कह सकते हैं। इसका नाम नादरा था, लेकिन प्यार से सब इसे नाजा कहते। वो बहुत खूबसूरत थी। अपनी खूबसूरती की वजह से वो अपने ख़ानदान में नुमाया मुकाम रखती थी। बकौल इसके ख़ानदान वालों के, मजीद अहमद की बेटी नादरा को खुदा ने खूब फुर्सत से बनाया है। ये ऊंचा लंबा कद, बड़ी बड़ी गुलाबी आंखें, गुलाबी होंठ, गंगरीले बाल, बस वो खूबसूरती का मुजस्मा थी। वो 3 बहनें और इनका एक भाई था। नाजा इनमें सबसे बड़ी थी। इनके घर के हालात भी ठीक थे। ये सब ज्वाइंट फैमिली में रहते थे। इनका घर 3 मंजिला था। सबसे ऊपरी मंजिल में ये लोग रहते थे। 2 कमरे थे, किचन और बाथरूम से आगे सहन था। इनके घर के सामने बहुत बड़ा साबन का कारखाना था। कारखाने के हाथे में एक देव क़यामत पीपल का बहुत पुराना दरख्त था, जो इनके सहन से साफ नजर आता था। रात को यूं महसूस होता था जैसे कोई बहुत बड़ा देव खड़ा हो। मैं और नाजा बहुत अच्छी सहेलियां थी, क्योंकि मैं भी बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी और वो भी, इसलिए हमारी आपस में खूब बनती थी। इसकी अम्मी मेरी अम्मी की दोस्त थी, इसलिए हम एक दूसरे के घर बिला ज़रूरत चले जाते थे। वो अक्सर हमारे घर आ जाती। हम खूब बातें करते और साथ अच्छी अच्छी चीज़ें भी मंगवा कर खाते। हम अगर आपस में लड़ पड़ते तो वो सुलह में पहल करती। वो किसी का दिल नहीं दुखाती थी। वो एक हसास किस्म की लड़की थी। सब इसे मोहब्बत की नज़र से देखते थे। इसे अनार और सेब बहुत पसंद थे। एक दिन नाजा मुझसे कहने लगी कि परवीन चल पेशावर चलें, वहाँ जाकर सैरो तफरीह करेंगे और खूब सेब खाएंगे, फिर देखना रंग हमारे और भी सुर्ख सफ़ेद हो जाएंगे। मैं इसकी बातें हंसी में टाल देती। एक दिन वो नहाकर नए कपड़े पहनकर आई और कहने लगी, चलो तस्वीर बनवाने चलें। मैंने हैरानगी से इसकी तरफ देखा और पूछा, खैर तो है, आज क़यामत किस पर ढहाने का इरादा है? वो हंसने लगी और कहने लगी, परवीन मैं अपनी अम्मी से इजाज़त लेकर आई हूँ, चल तू जल्दी से तैयार हो जा। मैंने अपनी अम्मी से कहा और जल्दी से तैयार होकर हम तीनों, यानी मैं, नादरा और मेरी अम्मी, तस्वीर बनवाने फोटो स्टूडियो चले गए। वो ही एक तस्वीर है जो इसकी यादगार मेरे पास है। इसकी ख्वाहिश थी कि इसके पास बहुत सारी दौलत हो और वो सारी दुनिया की सैर करे। दूसरे, इसके ख़ानदान वाले बहुत अमीर थे और ये लोग इनके मुकाबले में गरीब। मेरे नाना ने मेरी अम्मी से कहा कि मैं चाहता हूँ कि परवीन नसीम, जो कि मुझसे छोटी थी, इनका रिश्ता मेरी खाला के लड़कों से हो जाए। मेरी अम्मी ने मेरे बाबा से बात की कि खाला हम दोनों बहनों का रिश्ता मांग रही है। अबू भी इस रिश्ते से राजी हो गए। इस तरह हम दोनों बहनों की मंगनियाँ हो गई और 1 साल बाद शादी करार पाई। उधर नाजा की फूफो, जो कि बहुत ही अमीर थी, अपने बड़े बेटे के लिए इसका रिश्ता लेकर आई। इसके वालिदैन को और क्या चाहिए था कि इनकी बेटी की दिली ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं। इन्होंने इस रिश्ते की फौरन हामी भर ली। नाजा बहुत खुश थी। इसने सबसे पहले ये खबर मुझे सुनाई। वो मुझसे कहने लगी, देखो हम दोनों की दिली मुरादें पूरी हो रही हैं। उधर तेरी शादी, इधर मेरी। परवीन, खुदा ने मेरी दुआ सुन ली। अब मेरी हर ख्वाहिश पूरी होगी। मैं बहुत खुश हूँ। चल आज कोई हल्ला गुल्ला करें। फिर हम सब ने मिलकर एक छोटी सी पार्टी की। नाजा की अम्मा और अब्बा बहुत सीधे साधे थे। इसकी मंगनी को 2 साल गुजर गए, लेकिन इसकी फुफ्फो शादी करने पर आमादा नहीं थी। एक दिन इसकी फुफ्फो आई और कहने लगी, भाईजान मैं आपसे माजरत करने आई हूँ, आप मुझे गलत मत समझिए, मैं ये मंगनी तोड़ रही हूँ। नाजा सिर्फ खूबसूरत है, जबकि ना तो वो कुरान पढ़ी हुई है और ना ही स्कूल। हम ऐसी खूबसूरती का क्या करें जो किसी काम की ही नहीं। आप मेरी तरफ से इनकार ही समझिए और मैं नवीद का रिश्ता रशीद अहमद की बेटी से कर रही हूँ। और हाँ, आप लोग परेशान ना हो,
मैंने नाजा का भी रिश्ता तय कर दिया है, मुरीद अहमद के बेटे के साथ। इसके वालिदैन सीधे साधे थे। मजीद अहमद ने बहन के फैसले पर सर झुका दिया। नाजा को जब इन सब बातों का पता चला तो वो बहुत रोई। वो भी शरीफ माँ बाप की औलाद थी। इसने जहर का घूंट पी लिया और खामोशी अख्तियार कर ली। बहुत दिन हो गए थे इसे हमारे घर आए हुए। आखिर एक दिन मैं ही इसको मिलने इसके घर चली गई। जब मैं इससे मिलने के लिए गई तो वो बिस्तर पर लेटी छत को घूर रही थी। मैंने कहा, क्या बात है, आज आराम हो रहा है? खैर तो है, लगता है नवीद साहब कुछ ज्यादा याद आ रहे हैं। जब इसने मुझे देखा तो एकदम उठ बैठी। मैंने पूछा क्या हुआ तो वो मेरे गले लग के और रोने लगी। मैंने प्यार से इसके सर पर हाथ फेरा और पूछा, क्या बात है, मुझे बताओ तो सही। फिर इसने मुझे वो सब कुछ बता दिया जो इसकी फुफ्फो ने इनके साथ किया था। नाजा कहने लगी, देखो परवीन, मेरे वालिदैन ने मुझे नहीं पढ़ाया तो इसमें मेरा क्या कसूर है। वो चंद दिनों में बहुत कमजोर हो गई थी। अब वो सबसे कम ही बोलती थी। अगर कोई कुछ पूछता तो हूँ हाँ में जवाब देती थी। घंटों अकेली बैठी रहती और खुद से बातें करती रहती। अब तो वो दोपहर के वक्त पीपल के दरख्त की तरफ टिकटिकी बांधे देखती रहती। कोई पूछता तुम इधर क्या देखती रहती हो तो खामोश रहती और अपने कमरे में जाकर लेट जाती। फिर मेरी शादी के दिन करीब आ गए तो मैं अपनी शादी का कार्ड खुद इसे देने के लिए गई। मुझे देखकर वो बहुत खुश हुई। इसकी माँ ने जब इसे देखा तो पूछा, नाजा पुत्र, ऐसे ही हंसती बोलती रहा कर, तेरी खामोशी मेरा दिल चीरती है। देख परवीन पुत्र, इसको समझाओ, जब से इसकी मंगनी टूटी है ये तो दुनियादारी भूल ही गई है, तू ही इसको समझा। मैंने कहा, खाला जी आप फिक्र ना करें, मैं इसे समझाऊंगी। मेरी प्यारी नाजा, तुझे क्या हो गया है? तू क्यों इस तरह उदास रहती है? नवीद, ना सही और सही तो अपना दिल छोटा ना कर। देख तेरी माँ का क्या हाल हो गया है, इन्हीं का कुछ ख्याल कर। मेरे समझाने पर वो कुछ ठीक हुई। आते हुए मैंने इससे कहा, अच्छा अब मेरी शादी पर मुंह लटका हुआ ना हो। देख तू ही मेरी सहेली है और आना जरूर, समझी तू? अच्छा अब मैं चलती हूँ। ये कहकर मैं उठ गई तो वो नाराज होने लगी। थोड़ी देर और बैठ जा। मैंने कहा, नहीं, बहुत देर हो गई है, अब मुझे चलना चाहिए। मैंने इसे प्यार किया और घर आ गई। घर आकर भी न जाने क्यों मेरा बार बार ध्यान इसकी तरफ चला जाता था। इसकी हालत देखकर मुझे बहुत रोना आ रहा था। वो हंसती खेलती नाजा न जाने कहाँ खो गई थी। मेरी मेहंदी पर नाजा और इसके घर वाले सब आए। वो मेरे पास आकर बैठ गई। ढोलकी बज रही थी और लड़कियां शादी ब्याह के गीत गा रही थी, लेकिन वो चुप थी। वो मेरे पास होते हुए कहीं और खोई हुई थी। मैंने प्यार से इसके बाजुओं को पकड़कर हिलाया। नाजा, क्या बात है, क्यों उदास हो? वो तो जैसे पत्थर की मूरत सी बन गई थी, बिल्कुल खामोश। सबज कपड़ों में वह हूर लग रही थी। बगैर मेकअप के ही वो इतनी हसीन लग रही थी कि पूछो मत। कुछ देर वो बैठी रही, फिर मुझसे कहने लगी, मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है, मैं घर जाना चाहती हूँ। फिर वो अपनी अम्मी के हमरा घर चली गई। वो मेरी बारात में भी ना आई। मेरी शादी हो गई और मैं ब्याह कर दूसरे शहर रवाना हो गई। जब मैं मेके आई रहने के लिए तो वो अपनी अम्मी के साथ मुझसे मिलने के लिए आई। वो इसी तरह खामोश थी। मैं और वो एक दूसरे के बहुत करीब थी, लेकिन अब वो और तरह की हो गई थी। अपनी कोई भी बात वो मुझसे छुपाती नहीं थी, लेकिन अब इसको ना जाने क्यों चुप लग गई थी। इसकी माँ ने मुझे बताया कि अगले हफ्ते इसकी शादी है और ये उल्टी सीधी हरकतें करती रहती है। वो हर वक्त पीपल के इस दरख्त को घूरती रहती जो साबन के कारखाने में लगा हुआ था। कभी दोपहर के वक्त अकेली छत पर चली जाती है और इतनी गर्मी में घंटों ऊपर ही रहती है। पता नहीं मेरी बच्ची को क्या हो गया है, न जाने किसकी नजर लग गई है। परवीन, तुम शादी में जरूर आना, ये इसलिए मुझे यहाँ लेकर आई है। चल नाजा, अपनी सहेली को अपनी शादी का कार्ड दो। इसने हाथ में पकड़ा हुआ कार्ड मुझे दे दिया और कहने लगी, देख अब मेरी शादी हो रही है, तुम जरूर आना और देखना मेरा दूल्हा कितना खूबसूरत है। आओगी ना? मैंने कहा, तुमने इतने प्यार से बुलाया है, आना तो पड़ेगा। इसकी मेहंदी थी। इसकी बहनों और दूल्हे की तरफ से आई हुई लड़कियों ने खूब ढोलक बजाया और डांस किए। नाजा को उपटन लगाया और पीला जोड़ा पहनाया। वो चुपचाप सब कुछ करती गई। सुबह को बारात आने वाली थी। वो नहा धोकर बाहर निकली। सुर्ख कपड़े पहने हुए थे। अपने बालों को वो तौलिए से साफ करती हुई सेहन में आई। वो सेहन में खड़ी बाल सुखा रही थी।
कि इसने कुछ साए आते हुए देखे जो इसकी तरफ बढ़ रहे थे। इसी वक्त इसके चेहरे का रंग बदल गया और एकदम चीख मारकर वो गिरकर बेहोश हो गई। इसका घर मेहमानों से भरा हुआ था। इसको इस तरह गिरते हुए देखकर सब लोग भागे हुए आए। वो बेसुध पड़ी हुई थी। इसको उठाकर अंदर ले गए और बेड पर लटा दिया। डॉक्टर को बुलाकर लाए। इसने इसको चेक किया और इंजेक्शन लगाया। इसकी माँ ने डॉक्टर से पूछा इसे क्या हुआ है, तो इसने कहा कोई ऐसी बात नहीं है, बस कमजोरी से चक्कर आ गया था। इंजेक्शन लगा दिया है, अब फिक्र वाली कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। थोड़ी देर बाद इसे होश आ गया। अब वो पहले से काफी बेहतर लग रही थी। इसे दुल्हन बनाया गया। वो अब पहले की निस्बत ज्यादा बेहतर लग रही थी। दुल्हन बन के इसके हुस्न को चार चांद लग गए थे। खूबसूरत तो वो पहले ही बहुत थी, लेकिन अब तो वो हूर लग रही थी। मैं इसके पास जाकर बैठ गई। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई। अब वो सबको देख देख कर मुस्कुरा रही थी। कभी ऊंची आवाज से खुद ही हंसना शुरू हो जाती। मैं देख रही थी कि वो कुछ पागलों जैसी हरकतें कर रही थी और ऐसे बैठी थी जैसे इसकी शादी नहीं हो रही, किसी और की हो रही है और ये इस घर में मेहमान आई हुई है। मैंने प्यार से कहा नाजा क्या कर रही हो, खामोशी से सर झुकाकर बैठो, तुम्हारे रिश्तेदार बातें बनाएंगे। वो मेरी बात फौरन मान लेती थी और अब की बार भी वो ठीक होकर बैठ गई। बारात आ गई। मौलवी जब इसका निकाह पढ़ाने के लिए आए तो इसने निकाह के वो अल्फाज अदा किए कि तुम्हें कबूल है, तो हंस के कहती हाँ जी। मैं तो इसको देखकर हैरान हो रही थी कि इसको हुआ क्या है। ये ऐसी तो ना थी, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी क्योंकि वो अपने हवासों में नहीं थी। इसका निकाह हो गया। निकाह के बाद वो कुछ उलझी उलझी सी थी। फिर इसकी रुखसती हो गई। इससे जब इसके कमरे में लाकर बिठाया गया तो वो सारे कमरे का जायजा लेने लगी। थोड़ी देर बाद दूल्हा भी आ गया। इसने जब दुल्हन के पास आने की कोशिश की तो वो एकदम खड़ी हो गई और कहने लगी खबरदार मेरे पास मत आना, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। दूल्हा इसके बदले हुए रूप को देखकर घबरा गया और एकदम से पीछे हट गया। नाजा का चेहरा सुर्ख हो रहा था और इसकी आंखें अंगारे बरसा रही थी। इसका मुंह खुला हुआ था। इसकी शक्ल इस वक्त बहुत भयानक लग रही थी। दूल्हा बाहर चला गया और इसने अपने घर वालों को बताया। इसकी माँ, बहनें और दूसरे रिश्तेदार औरतें भागी हुई आई तो क्या देखती हैं कि वो अपने बेड पे आराम से सो रही है। तो उन्होंने दूल्हे से कहा कि ये तो सो रही है और तुम ऐसे ही डर रहे हो, बेचारी थक गई होगी, इसे थोड़ा आराम करने दो। वो सब वापस चली गई। इसने दरवाजे को कुंडी लगाई और कुर्सी पर बैठ गया। वो बेसुध पड़ी सो रही थी, जबकि इसका दूल्हा इसे दूर से ही देख रहा था। अभी कुछ देर पहले जो इतनी खौफनाक लग रही थी वो अब दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत लग रही थी। इसका दिल चाहा कि जाकर इसे करीब से देखे। अभी वो उठा ही था कि वो उठ बैठी और कहने लगी मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे करीब ना आना। इसकी आंखें फिर शोला बरसाने लगी। दूल्हा समझ गया कि जरूर कोई बात है, नाजा में जरूर कोई जिन बोलता है। उसने आयात कुरानी पढ़ना शुरू कर दी और एक कोने में जाकर बैठ गया। वो फिर लेट गई और वही बैठा बैठा सो गया। सुबह को वलीमा था। दूल्हा दुल्हन के पास तक न आया था। इसने अपनी माँ को रात वाली बात बताई तो वो भी बहुत परेशान हुई और कहने लगी आने दो इसके घर वालों को, इनसे बात करूंगी। जब इसके घर से लोग इसको लेने आए तो इसकी माँ ने कहा बहन नादरा में जिन आए हुए हैं। वो तो दूल्हे को देखकर आग बगोला हो जाती है। सारी रात बेचारा एक कोने में बैठा रहा है। जाओ जाकर अपनी बेटी से पूछो इसको क्या हुआ है। नाजा की अम्मा आते ही ये सब बातें सुनकर परेशान हो गई और फिर अपनी बेटी से पूछा तुम्हें क्या हुआ था, तुम क्यों रात भर अपने दूल्हा से नाराज रही। वो कहने लगी ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरी जिससे शादी हुई है वो मुझे अच्छा लगता है। तुम लोगों ने मुझे यहाँ क्यों भेजा है, मुझे घर वापस ले चलो वरना मैं भाग जाऊंगी। इसकी माँ ने प्यार से इसके सर पर हाथ फेरा और कहा देखो पुत्र, तेरी शादी तो हमने आसफ से की है और वो तेरे साथ है, और किसके पास तूने जाना था। वो कहने लगी नहीं, मेरा इससे निकाह नहीं हुआ, वो तो कोई और है। इसकी माँ ने कहा चुप हो जा, घर जाकर बात करेंगे। दूल्हे की माँ ने नाजा की अम्मी से कहा मुझे तो लगता है इस पर सेब है, आप इसे किसी आमिल को दिखाइए। जब घर वापस आए तो इसकी माँ ने इसके बाप से कहा। इसके बाप ने कहा अच्छा मैं किसी से बात करता हूँ, मैं सिर्फ बारात पर गई थी
वलीमे पर मैं ना जा सकी। सुबह के 6 बजे थे। हमारे घर का दरवाजा कोई जोर जोर से बजाया जा रहा था। हम सब दरवाजे की दस्तक से उठ बैठे। बाबा जान ने कहा कि इस वक्त कौन हो सकता है। इन्होंने जल्दी से दरवाजा खोला। वहां तो नाजा के अब्बा खड़े थे। वो बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे। बाबा ने पूछा, क्या बात है, खैर तो है इतनी सुबह सुबह? उन्होंने कहा, नाजा आपके घर तो नहीं आई? अब्बा जान ने कहा, खैर तो है, आप अंदर तो आइए। मैं और अम्मी भी इधर ही चले आए। मैंने कहा, चाचा जान क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? तो कहने लगे, बेटे मैं नाजा का पता करने आया हूँ, वो घर से कहीं चली गई है। जब इन्होंने मुझे ये बताया तो मैंने पूछा, कहाँ चली गई? घर में कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ? इन्होंने कहा, लड़ाई झगड़ा क्यों होना था, बस वो बताए बगैर घर से गैप है। वो जैसे आए थे वैसे ही वापस चले गए। मैं अपनी बालकोनी से बाहर देख रही थी कि मैं क्या देखती हूँ, आगे आगे नाजा गोटे वाले सुर्ख जोड़े पहने बागी आ रही थी और पीछे पीछे इसके अब्बा जान थे। नाजा के बाल बिखरे हुए थे और दुपट्टा इसके गले में था ही नहीं और बागी आ रही थी। इसको किसी की भी परवाह नहीं थी। इधर से उसका चचाजाद भाई भी आ गया और इसे पकड़ लिया। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। इन्होंने इसे मजबूती से पकड़ा और घसीटते हुए घर ले आए और घर ले जाकर इसे रस्सियों से बांध दिया। फिर एक आमिल को बुलाकर लाए जो बहुत पहुंचा हुआ था।